नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी। जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में हमला, अमेरिका के मेट्रो में एक महिला को जलाया जाना और दोनों में आरोपी बाहर से आकर बसे लोग, दुनिया भर में शरणार्थियों के खिलाफ बढ़ते गुस्से पर सवाल, ये है हमारी लीड स्टोरी। और इसके साथ साथ एनडीटीवी दुनिया में देखिए, पाकिस्तान का हमजोली बन रहा बांग्लादेश बना रहा है भारत पर शेख हसीना की वापसी का दबाव। इसके अलावा एक रिपोर्ट सर्बिया से, सर्बिया के राष्ट्रपति क्यों परेशान हैं छात्रों के आंदोलन से। और कुछ क्रिसमस की भी रौनक, किस तरह से चमक दमक रहा है क्रिसमस से पहले सीरिया का दमिश्क। और इसके साथ साथ चीन में सैलानियों को लुभाने के लिए बर्फ पर तरह तरह के खेल। इन सबसे पहले लीड स्टोरी। सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी, क्या दुनिया भर में शरणार्थियों पर अब लगाम लगेगी? बढ़ रहा है गुस्सा और दिल्ली भी इससे दूर नहीं है। तो शुरुआत दिल्ली की खबर से। अप्रवासियों का मुद्दा दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन गया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन में से अपने एजेंडे पर सबसे ऊपर रखा। अमेरिका में एंटी इमिग्रेंट भावना को हवा देते हुए कहा कि सभी गैर कानूनी प्रवासियों को बाहर किया जाएगा। यूरोप युद्ध क्षेत्र से आए प्रवासियों को अपने समाज में जोड़ने में कामयाब नहीं रहा है और जर्मनी से लेकर दूसरे देशों में भी दक्षिणपंथी पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं, क्योंकि समस्या बढ़ती जा रही है और समस्या भारत में भी है। उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्वी राज्यों से लेकर दिल्ली तक। दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से हजारों बाहरी लोगों के रहने के आरोप लगते रहते हैं। इनमें बड़ी तादाद। रविवार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। तकरीबन 175 ऐसे लोग मिले हैं जिनकी पहचान संदिग्ध पाई गई है। पुलिस इनके दस्तावेजों की जांच कर रही है। ये लोग जो अपने पुश्तैनी घर बता रहे हैं, वहां भी जांच के लिए पुलिस टीमें भेजी गई हैं। और अब हाल अमेरिका और यूरोप का। अमेरिका से लेकर यूरोप के कई देशों में शरणार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है। यूरोप में तो बहुत सारे लोग युद्ध क्षेत्रों से आकर बस रहे हैं। अमेरिका में पड़ोसी देशों से, गरीब देशों से बड़ी संख्या में ऐसे लोग आए हैं जो गैर कानूनी तरीके से आकर बसे हैं। और अब ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं जिससे इनके खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। जर्मनी के क्रिसमस मार्केट जैसी घटनाएं इसे और बढ़ा देती हैं। अमेरिका के मेट्रो में एक महिला की हत्या और उसमें ग्वाटेमाला से आए एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो रहा है। न्यूयॉर्क शहर की सबवे ने रविवार की सुबह एक भयावह दृश्य देखा। सुबह के 7:30 बजे थे। ट्रेन रुकी थी। एक महिला ट्रेन में बैठी थी। महिला सोती रही और एक शख्स ने ट्रेन पर चढ़कर उस सोई हुई महिला के कपड़े में लाइटर से आग लगा दी। कुछ ही पलों में आग की लपटें फैल गईं और वो जलकर खाक हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हत्या करने वाला वहीं बैठा देखता रहा। किसी तरह का डर, किसी अपराध का कोई एहसास नहीं। महिला की हत्या के आरोप में जिस शख्स को पकड़ा गया वो अमेरिकी नहीं है, हाल ही में ग्वाटेमाला से आया है। इससे पहले साल 2018 में वो एरिज़ोना के रास्ते अमेरिका में घुसा था। उसके मौजूदा स्टेटस की जांच पड़ताल की जा रही है। ट्रंप की आने वाली सरकार में ताकतवर इलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा, इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हुआ। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद बाहरी लोगों के खिलाफ सख्ती की बात चल रही है। ऐसे में न्यूयॉर्क जैसे हादसे लोगों का गुस्सा और बढ़ाते हैं। गुस्सा यूरोप में भी बढ़ रहा है। ये दूसरी तस्वीर जर्मनी के क्रिसमस बाजार की है। हाल ही में जर्मनी में मैग्डेबर्ग के क्रिसमस बाजार में एक कार से 5 लोगों की कुचलकर हत्या कर दी गई और शायद 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमलावर का नाम अल अब्दुल मोहसन है, जो साल 2006 से जर्मनी में है। इससे पहले वो सऊदी अरब से आया था। इस हादसे के बाद उन लोगों के खिलाफ गुस्सा भड़क गया है जो दूसरे देशों से कानूनी या गैर कानूनी तरीकों से आकर इस देश में बसे और अब परेशानियां खड़ी कर रहे हैं।
एलॉन मस्क ने यहाँ भी दखल दिया है और कहा कि ओलाफ शोल्ज बेवकूफ हैं और साथ ही जर्मनी की फार राइट पार्टी AfD को एलॉन मस्क ने अपना समर्थन दिया है। ऐसा ही हादसा जर्मनी में कुछ साल पहले भी हुआ था। समय क्रिसमस का ही था। 2016 में एक ट्यूनीशियन व्यक्ति ने क्रिसमस बाजार में सीधे ट्रक से लोगों को कुचल दिया था। जर्मनी में तकरीबन 17 लाख लोग हैं जो दूसरे देशों से आए। ये मेहमान अब भारी पड़ रहे हैं। इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े संकटों में है शरणार्थी संकट। उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के हनन और खराब हालात की वजह से जिन लोगों ने अपने घर बार छोड़े हैं, उनकी जून 2024 तक संख्या 12 करोड़ 26 लाख थी। 2023 तक इनमें से तकरीबन 6 करोड़ 83 लाख लोग ऐसे थे जो अपने देश, अपने इलाके में बेघर हुए। 3 करोड़ 79 लाख लोग शरणार्थी हैं। तकरीबन 80 लाख लोग किसी न किसी देश में शरण मांग रहे हैं और 58 लाख लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण चाहते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे इन लोगों में से लगभग 4 करोड़ 70 लाख बच्चे हैं। 20 लाख तो शरणार्थी शिविरों में पैदा ही हुए। 5,18,600 लोग ऐसे हैं जो अपने देश लौट गए या पक्की तौर पर बस गए हैं। 71% लोग ऐसे देशों में हैं जिनके हालात खुद बहुत अच्छे नहीं। 69% लोग उन देशों में हैं जो उनके आसपास हैं, यानी पड़ोसी हैं। 44 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कोई देश नहीं और ये 97 देशों में फैले हैं। इनमें से लगभग 65% लोग दुनिया के 4 देशों से निकले हैं। सीरिया से निकलने वाले शरणार्थी 63 लाख, वेनेजुएला से 62 लाख, यूक्रेन से 61 लाख और अफगानिस्तान से 61 लाख। लग रहा है कि ये सदी अपने घरों से बेदखल हुए लोगों की सदी है, शरणार्थियों की सदी है। घर के हालात, देश के हालात इनको बेदखल कर देते हैं, अनजान देश भेज देते हैं। हालात दूसरे देशों में भी सुधरते नहीं। कुछ होते हैं जिनको कहीं शरण मिल जाती है, काम मिल जाता है और सामान्य जिंदगी मिल जाती है। बाकी फिर कभी न कभी बेदखल हो जाने के खतरे में जिंदगी काटते हैं। शरणार्थियों की समस्या भी बड़ी है और शरणार्थियों की वजह से जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं समाज में, वो अपनी जगह है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिषेक सिंह अमर, जो डायरेक्टर हैं एशियन स्टडीज़ हैमिल्टन कॉलेज न्यूयॉर्क। धन्यवाद आपका। ये इमिग्रेंट समस्या कितनी बड़ी है और यूरोप में भी बहुत बढ़ती जा रही है। क्या एंटी इमिग्रेंट भावना इस समय अपने उरूज पर है? हाल में जो न्यूयॉर्क में भी हुआ, मैं आपसे समझना चाहूँगी अभिषेक जी। देखिए, अभी जो इमिग्रेंट वाला समस्या है उसके बारे में आपने बहुत अच्छा एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल के साथ उसको प्रेजेंट किया कि अभी ये सेंचुरी में ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने लोग अपने देश को छोड़ के, अपनी जगहों को छोड़ करके आ रहे हैं। और पॉलिटिकली अगर देखें तो अमेरिकन चुनाव में तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार, जो कि ट्रंप के विक्ट्री में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण था, इलीगल इमिग्रेशन। वही आप यूरोप में भी देख रहे हैं कि जहाँ पे भी राइट विंग का राइज हुआ है, ग्रोथ हुआ है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इमिग्रेशन पॉलिसी रहा है। तो चाहे आप फ्रांस देख ले, वहां पे भी जो राइट का ग्रोथ हुआ है, चाहे आप आज जर्मनी की स्थिति देख ले जहां की राइट का बहुत ही तेजी से ग्रोथ हो रहा है, या नीदरलैंड्स देख ले, वहां पे भी यही स्थिति है, राइट जिस तरह से पावर में आई है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना है जिसमें इमिग्रेशन को लेकर के लोगों में रिजेंटमेंट है, लोकल लोगों में। और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो वहाँ जैसे जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, जिस तरह से लोग आए हैं, खास करके अमेरिका का जो अभी का रीसेंट डेटा है उसके हिसाब से करीब 10 मिलियन लोग बाहर से आए हैं और उसमें 2/3 जो हैं वो इलीगल हैं। तो कहीं ना कहीं इससे लोगों के जो एवरीडे लाइफ है उस पर असर पड़ता है। जो जिस तरह से रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज को लेकर के प्रॉब्लम होती है, स्कूल्स को लेकर के प्रॉब्लम होता है, जिस तरह से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और उनका कोई चेक बैलेंस सिस्टम नहीं है। तो ये सारी इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में फीड होती है, लोकल लोगों का रिजेंटमेंट होता है। एक उसका पॉजिटिव साइड भी है कि लेबर चाहिए, जैसे बड़े देशों को, अमेरिका को या यूरोप को चीप लेबर जो है वो वहीं से आते हैं। लेकिन दूसरा साइड ये भी है कि कहीं ना कहीं इन देशों में अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस भी है एक तरह से, उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन के इमर्ज कर रहा है। जी, और एक ये भी बात रही है कि चूंकि इनका सोशली इतना ऐसा असिमिलेशन या सोसाइटी में मेल जोल नहीं हो पाया, जिस तरह की घटना हमने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, सबवे में देखी, जो हम जर्मनी के क्रिसमस मार्केट में देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक जी। तो ये एक बड़ा मुद्दा है
जो इस समय एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरों पर बात करते हैं अपने पड़ोसी बांग्लादेश की। पाकिस्तान से एक जहाज़ आलू, प्याज, विस्की, वोडका वगैरह लेकर बांग्लादेश पहुंचा है। कंटेनर कट्टरपंथ की चपेट में आता बांग्लादेश अब भारत के बजाय पाकिस्तान से सामान ले रहा है। पाकिस्तान की उसकी नज़दीकियां तो बढ़ रही हैं, लेकिन भारत पर वो दबाव बना रहा है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। बांग्लादेश को शेख हसीना वापस चाहिए। बांग्लादेश सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि न्यायिक कार्रवाई के लिए बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को वापस चाहती है। उनका कहना था कि भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है, इसके तहत शेख हसीना को वापस लाया जा सकता है। शेख हसीना के लिए बांग्लादेश भारत पर दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। इस तरह के कंटेनरों में बांग्लादेश के लोगों के लिए पाकिस्तान से आलू, प्याज और खजूर पहुंचे हैं। ढाका में रहने वाले राजनयिकों के लिए विस्की, वोडका और वाइन भी जहाज लेकर आया है। दरअसल 50 साल बाद चिटगांव पोर्ट पहुंचे दूसरे पाकिस्तानी जहाज से 370 कंटेनर उतारे गए हैं। 42 कंटेनरों में 611 टन प्याज है, 14 कंटेनरों में 203 टन आलू है, 115 में सोडा ऐश है जो कपड़ा उद्योग में काम आता है, और एक कंटेनर में विस्की, वोडका और वाइन। कराची से दुबई होकर चिटगांव पहुंचे जहाज में 297 कंटेनर कराची से लादे गए और 73 यूएई से। दरअसल बांग्लादेश भारत से टकराव बढ़ाकर पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। उसने पाकिस्तानियों के लिए वीजा नियमों को आसान किया है। पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने के लिए डील हुई है, जबकि वो पहले चीनी भारत से मंगाता था। 2021-22 में उसने भारत से $57 करोड़ की चीनी मंगाई। 2020-21 में ये आंकड़े $7.5 करोड़ के थे। मामला सिर्फ कारोबार का नहीं है, दो दोस्तों के दुश्मन बनने और दो दुश्मनों के दोस्त बनने की राजनीति से जुड़ा है। 2004 में चिटगांव बंदरगाह पर 1500 बक्से जब्त किए गए थे, जिनमें गोला बारूद था और इसके पीछे ISI का हाथ था। ये सामान किसी प्रतिबंधित संगठन तक पहुंचाया जा रहा था। बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथ और भारत विरोध बढ़ रहा है, कहीं ये जहाज, कंटेनर और इनमें आने वाला सामान आग में घी डालने का काम ना करे। और अब आपको दिखाते हैं सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल असद की कहानी। रूस में रह रहे हैं वो, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति, और सामने एक नई समस्या आ गई है। उनकी पत्नी आसमा अल असद अब उनके साथ नहीं रहना चाहती और तलाक चाहती हैं। पहले सत्ता गई, ताकत गई, संपत्ति गई और अब पत्नी भी साथ नहीं रहना चाहती है। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद की ब्रिटिश पत्नी अस्मा अल असद ने तलाक की अर्जी दी है। वो आगे की जिंदगी ब्रिटेन में गुजारना चाहती है। अस्मा का जन्म लंदन में हुआ है। सीरियाई मूल के ब्रिटिश माता पिता ने वहीं उनकी परवरिश की। वो लंदन के किंग्स कॉलेज में पढ़ी। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से साल 2000 में शादी के बाद वो सीरिया आई। उसी साल बशर अल असद ने अपने पिता हाफिज अल असद से सत्ता संभाली। तुर्की की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने असद और उनके परिवार को नागरिकता तो दी है, लेकिन उनकी सारी संपत्ति और रुपए पैसे जब्त कर लिए हैं, जिसमें 270 किलो सोना, $2 अरब कैश और मॉस्को में 18 अपार्टमेंट शामिल हैं। हालांकि क्रेमलिन प्रवक्ता ने इसका खंडन किया है और साथ ही ये भी कहा कि असद को किसी तरह की हिरासत में नहीं रखा गया है। तलाक की खबरों को भी गलत बताया गया। हालांकि ये खबरें हैं कि असद पर कई तरह की पाबंदियां हैं, उन्हें किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से रोका गया है। तो 25 सालों के शासन के बाद एक झटके में सीरिया की फर्स्ट फैमिली, सीरिया पर दशकों शासन करने वाले असद परिवार की जिंदगी बदल गई। रूस में शरण तो मिली है, लेकिन भूचाल थमे नहीं है। आप देख रहे हैं NDTV दुनिया और अब खबरें कोने कोने से। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के खिलाफ बेलग्रेड के सेंट्रल चौक पर हजारों लोग जमा हुए। यूनिवर्सिटी के छात्रों के आंदोलन की वजह से हाल के दिनों में सत्ता पर
राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की पकड़ बहुत कमजोर हुई है। बेलग्रेड के स्लाविया स्क्वायर पर हुई रैली हाल के बरसों में सबसे बड़ा प्रदर्शन बताई जा रही है। छात्रों और किसानों के संगठनों ने इसका आयोजन किया। लोग एक रेलवे स्टेशन पर 1 नवंबर को छत गिरने के हादसे में 15 लोगों की मौत के बाद हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे हैं। कुछ और शहरों में भी छोटी छोटी रैलियां हुई हैं। बेलग्रेड की रैली से पहले उन लोगों की याद में 15 मिनट का मौन रखा गया जिनकी हादसे में जान गई है। इसके बाद नारे सुने गए, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। और असद की सरकार गिरने के 2 हफ्ते बाद सीरिया के ईसाई इस बार एक अलग ही अंदाज में क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। रविवार को पुराने शहर के चर्च में लोग जमा हुए और प्रार्थना की। दमिश्क की ईसाई बस्ती बाब टोउमा में बच्चे सांता क्लॉज के साथ नजर आए जो उन्हें उपहार दे रहा था। और इलाके की सड़कें चमक रही हैं, उनमें काफी चहल पहल है। ये लग ही नहीं रहा कि उस देश का इलाका है जो जंग से जूझ रहा है। और अब आज का वीडियो ऑफ द डे। चीन के कई शहरों में विंटर टूरिज्म अपने उफान पर है। बर्फ से जुड़े कार्यक्रमों से सैलानियों को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। उत्तरी चीन के इरदौस में पारंपरिक नृत्य के कार्यक्रम चल रहे हैं, जबकि यिचांग में स्नो ड्रैगन बोट रेसिंग और रस्साकशी जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं चीन की।